हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को अच्छी तरीके से सॉल्व करके आए होंगे। तो आज हम आप सभी को अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। यानी जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, यानी एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है कि अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 3, 5 भी हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या, 11 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या, 97 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले 2 का जो गुणनखंड होगा, सबसे पहले 1 होगा और ये संख्या स्वयं यानी 2 होगी। इस 3 का भी क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। इस 5 का भी 1 और 5 होगा। इस 11 का भी 1 और 11 होगा। और इस 97 का 1 और क्या होगा, 97 होगा। यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर पहला। यानी एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो एक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 का मैं जब गुणनखंड किया तो कितना, 1 और 2 आया। 3 का जब मैंने किया तो 1 और 3 आया। 5 का जब हमने किया 1 और 5 आया। 11 का हमने किया तो 1 और 11 किया। 97 किया तो 1 और 97 आया। यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है पहला नंबर क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर पहला, सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है कि 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। किसके किसके, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं। तो 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो 18 और 24 दोनों में क्या कॉमन हो, जो 18 और 24 में क्या कॉमन हो, उसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे पहले हम करेंगे 18 के गुणनखंड। तो 18 सबसे पहले 1 होगा, 2 से भी कटेगा 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर क्या होगा, 18 स्वयं होगा। आ गई बात समझ में। जब हम 24 का गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। यानी 18 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 3 6 9 18, और 24 का जो गुणनखंड होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जो 18 और 24 दोनों में क्या कॉमन हो, जो 18 और 24 में दोनों क्या कॉमन हो। तो इसमें क्या है, 1 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ 2 भी क्या है कॉमन है, और 3 भी क्या है कॉमन है, और यहाँ 6 क्या है कॉमन है, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 18 और 24 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 6। कौन कौन होंगे, 1 2 3 और 6। यानी 18 और 24 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 6 होंगे। और उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 1 2 1 3 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। यानी जो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि 18 और 24 के कुल कितने गुणनखंड, यानी कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है। तो जो कॉमन क्या, इसमें 1 है, 1 कॉमन हो गया, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये कॉमन हो गया, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये कॉमन हो गया, इसमें 6, इसमें भी 6। यानी जो 18 और 24 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6 होगा।
और गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चों क्लियर है, सभी बच्चों क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। 14 और 77 के बीच, किसके किसके बीच, 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या कितनी है। यानी 14 किसके किसके बीच, 14 और 77 के बीच, 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या कितनी है। यानी 7 के गुणज का मतलब होता है 7 का टेबल। अगर मैं पढ़ूं तो 7 इकन्ने में कितना होता है, 7 7 गुना होता है 14, 7 कितना होता है 21, 7 चौको कितना होता है 28, 7 5 35 होता है, 7 6 42 होता है, 7 7 कितना होता है 49, और 7 8 कितना होता है 56, 7 9 63, 7 9 कितना होता है 70, और 7 का 11 7 का पारा 11 पढ़ेंगे तो कितना आएगा 77। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या कितनी, किसके किसके बीच होना चाहिए, 14 और 77 के बीच। तो 14 यहाँ 14 और 77 के बीच, यानी 14 को नहीं काउंट करना और ना 77 को काउंट करना, यानी 14 और 77 के बीच में 7 को गुणजों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है। यानी 14 और 77 के बीच जो 7 की गुणजों की संख्या वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। आ गई बात समझ में। यानी 14 और 77 के बीच जो 7 के गुणजों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 20 के गुणनखंड है। 20 के गुणनखंड है, तो 20 के मतलब गुणनखंड है, तो 20 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 2 होगा, इसके बाद क्या होगा 4 होगा, इसके बाद क्या होगा 5 होगा, इसके बाद क्या होगा 10 होगा, और इसके बाद क्या होगा 20 होगा। यानी जो 20 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 और 20। यानी जो 20 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 और 20। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर चौथा समझ में आ गया। यानी 20 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 4 5 10 और 20। क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, 36 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले में गुणनखंड आना चाहिए। तो प्रत्येक यानी कोई भी संख्या हुई तो सभी संख्याओं का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 36 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1। यह 2 से भी कटेगा, उसके अलावा 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, और किससे, स्वयं 36 से भी कटेगा। यानी जो 36 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी, अगर पूछता 36 के गुणनखंड कौन कौन से संभव है, तो कौन कौन से, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। और पूछ रहा हमसे क्वेश्चन कि 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है, 9 है। यानी कितनी संख्या है, 9 है। यानी 36 के जो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। 36 के गुणनखंडों की जो संख्या कितनी है, 9 है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे उस क्वेश्चन को। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 1
दूसरा ऑप्शन है 158, तीसरा ऑप्शन है 79 और चौथा हमारा ऑप्शन है 8 है। तो यह क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न में भी था और इसमें भी है कि निम्नलिखित में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। 316 का गुणनखंड नहीं है तो किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है क्या होता है, 1 होता है। यानी 316 जो है वह 1 का क्या गुणनखंड है। आ गई बात समझ में, ये तो सही है। क्या 316 का गुणनखंड 158 है, तो ये भी है, कल बताया था ये भी है ना 158, 158 दूना होता है 316। आ गई बात समझ में। ये 79 क्या 316 का गुणनखंड है, ये भी 79 भी क्या 316 का गुणनखंड है, क्योंकि 79 चौका होता है 316, यानी ये भी सही है। पूछा गया कि 316 का जो गुणनखंड नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, ये जो 8 है ये 316 का क्या गुणनखंड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा जो हमारा होगा ये सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी 8 जो है ये 316 का गुणनखंड नहीं है। सभी बच्चे को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या क्या है। तो पहले हमें जानना चाहिए 3 के गुणज क्या होते हैं। यानी 3 के गुणज का मतलब होता है 3 का टेबल पढ़ना है, लेकिन 3 के गुणजों की जो संख्या होनी चाहिए वह 25 से छोटा होना चाहिए। तो 25 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 3 8 कितना होता है 24, यानी 8 होना, यानी 8 होगा। यानी 25 से छोटे 3 के जो गुणजों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8। लेकिन कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। 3 एक नम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है, 3 चौक को 12 होता है, 3 5 15 होता है, 3 छक 18 होता है, 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है और 3 9 कितना हो जाएगा 27। लेकिन हमें चाहिए क्या, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या कितनी होगी। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या क्या होती, तो 25 से चाहिए हमें छोटा, तो ये 27, 27 को काउंट नहीं करना, यानी 25 से छोटा होना चाहिए। तो 25 से छोटा 24 है, तो 3 के गुणजों की जो संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी, 8 होगी। यानी 25 से छोटे जो 3 के गुणजों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 0 है। दूसरा ऑप्शन हमारा 1 है। तीसरा ऑप्शन हमारा 3 है और चौथा ऑप्शन हमारा 5 है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, यानी प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो ऑप्शन पहला हमारा क्या है, 0, दूसरा क्या है 1 है, तीसरा क्या है 3 है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 5 है। तो प्रत्येक विषम संख्या का जो गुणनखंड है, तो चलते हैं विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 भी होती है विषम संख्या, 9 भी होती है। ये विषम संख्या होती है ना। और प्रत्येक विषम संख्या के गुणनखंड, तो सबसे पहले 1 होगा, इसका अगर मैं करूंगा तो 1 और 3 होगा, इसका मैं गुणनखंड करूंगा तो 1 और 5 होगा, इसका मैं गुणनखंड तो 1 और 7 होगा, इसका मैं 9 का गुणनखंड तो 1 3 और कितना होगा, 9 होगा। 1 3 और 9 होगा। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो अगर मैं किसी भी विषम संख्या का गुणनखंड करूंगा तो सभी विषम संख्याओं में जो सभी का गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी जो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होगा क्या होगा, 1 होगा। यानी प्रत्येक विषम संख्या का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे बात समझो सभी को।
यानी प्रत्येक विषम संख्या का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे बात समझना सभी बच्चों को। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है कि 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड है, तो हम आपको बताएं कि 80 के अभाज्य गुणनखंड पहले करो। तो कैसे करते हैं ऐसे, 2 चौक कितना होता है 8, शून्य उतार लेंगे। 2 दूना कितना होता है 4, 0 उतार लेंगे। 2 एक अन्नम 2 होता है, 0 उतार लेंगे। 2 पाँच होता है 10 और 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा 5। यानी जो 80 के अभाज्य गुणनखंड होगा कितने होंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इंटू कितना हो जाएगा 5। यानी जो 80 के अभाज्य गुणनखंड हो कितनी बार 2 आएगा, 4 बार 2 आएगा और एक बार क्या आएगा 5 आएगा। 4 बार 2 आएगा कितनी बार और एक बार क्या आएगा 5 आएगा। यानी जो 80 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 होगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9वां। यानी 80 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 होगा। सभी बच्चे को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9वां। 80 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, 1000 के अभाज्य गुणनखंड है। कितने के, 1000 के। कितने के, 1000 के अभाज्य गुणनखंड। 2 5 कितना होता है 10, यहाँ 2 0 बचा उतार लेंगे। आ गई बात समझ में। यहाँ कितना होगा, 2 दूना कितना होता है 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ होगा 10, 2 5 10 और शून्य को उतार लेंगे। 2 एक अन्नम होता है 2, 2 दूना होता है 4, 1 बचा यहाँ हुआ 10 और 2 5 कितना हो जाएगा 10। और ये 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो 2 1 3 ये तो कट गया 3 से, लेकिन ये 5 3 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 5 से। 5 दूना होता है 10, 2 बचा 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 का नाम 5। यानी जो 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी जो 1000 के अभाज्य गुणनखंड को कितनी बार 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा और 3 बार क्या आएगा 5 आएगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चों को। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 10वां। यानी 1000 के जो अभाज्य गुणनखंड को क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गया बात समझ में सभी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 12 20 24 क्या क्या है, 12 20 और 24। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो सबसे पहले हम करेंगे 12 का गुणनखंड। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, स्वयं 12 होगा। 20 का करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। 24 का करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और क्या होगा 24 होगा। तो 12 20 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होंगे। 12 20 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या ये भी क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये भी एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यहाँ 4 भी हमारा क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आ गई बात समझ में यहाँ तक सभी को। यानी 12 20 और 24 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 4 के अलावा कोई नहीं होगा। 4 के अलावा कोई नहीं होगा। आ गई बात समझ में, क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। यानी 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है
यानी 11 नंबर क्वेश्चन जो है, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका जब हमने 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 6 12 आया। जब हमने 20 का किया तो 1 2 4 5 10 और 20 आया। जब हमने 24 का किया तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 आया। तो इसमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले कौन कौन से मिले, 1 2 और 4, कौन कौन से मिले, 1 2 और 4 मिले। आ गई बात समझ में। अगर पूछता कि 12 20 और 24 का सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 4 होगा। जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 4 होगा। अगर पूछता कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या कितनी होगी तो कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को, कितनी होगी, 3 होगी। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी 12 20 और 24 पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी वह कितनी 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 होगी, 1 2 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। आ गई बात समझ में, सही बच्चों को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, छोटी से छोटी संख्या 2 3 4 5 10, 2 3 4 5 10, छोटी से छोटी संख्या 2 3 4 5 तथा 10 के गुणनखंड हैं। 10 के गुणनखंड, तो सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 3 4 5 10 के वह छोटा सा छोटा गुणनखंड कौन होगा, वह छोटा सा छोटा गुणनखंड कौन होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तब 2 एक अन्नम 2 होता, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। आ गई बात समझ में। 2 दूना होता है 4, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 5 होता है 10, 1 उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे, 2 एक अन्नम 2, 5 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 एक अन्नम 3, 1 5 5। अब किससे कटेगा, 5 से। 2 दूना कितना, ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 4 3 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 60। आ गई बात समझ में। यानी इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। सभी बच्चे को आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी छोटी से छोटी संख्या 2 3 4 5 तथा 10 के जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो होगा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 210 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 एक नंबर कितना होता है, 2, 0 लगाएंगे, 2 5 हो जाएगा 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका कितना होता है, 9, 1 बचा 3 5 15, 5 7 होता है 35, 7 एक नंबर 7। यानी 210 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 3 5 और 7। 2 3 5 और 7। यानी 210 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, 2 3 5 और 7। और कुल कितने होंगे, तो कितने होंगे, 1 2 3 1 4। यानी 210 के जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। आ गई बात समझ में। कितनी होगी संख्या, 4 होगी। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही और करेक्ट उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 6 10 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणजों में निम्नलिखित में से कौन सा है। 6 10 और 15 क्या है, 6 10 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 10, दूसरा हमारा ऑप्शन है
20, तीसरा हमारा ऑप्शन है 30 और चौथा हमारा ऑप्शन है 40। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी 6, 10 और 15 का निम्नलिखित में से गुणज कौन सा है, यानी इसमें से इन तीनों का गुणज कौन सा है। तो क्या 6 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता ना, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो चुका गलत। क्या 6 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो चुका गलत। 6 के टेबल में 30 आता है क्योंकि 6 5 होता है 30। आ गई बात समझ में। क्या 10 के टेबल में 30 आता है क्योंकि होता है 10 3 30 आता है जी। क्या 15 के टेबल में आता है 30, तो 15 दूना होता है 30, यानी जो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। यानी 6, 10 और 15 का जो उभयनिष्ठ गुणज होगा वो क्या होगा 30 होगा। क्या होगा 30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो होगा सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा होगा सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो प्रत्येक संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ये 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और स्वयं 10 से भी कटेगा। 21 जो है 1 से तो कटेगा, इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 7 से भी कटेगा, इसके अलावा 21 स्वयं से भी कटेगा। तो 10 और 21 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो क्या होगा 1 होगा। क्या 1 के अलावा कोई, क्या 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है, नहीं है ना। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं, 10 इसमें है लेकिन 10 इसमें नहीं है। यानी 10 और 21 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा क्या होगा 1 होगा। 10 और 21 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा क्या होगा 1 होगा। आ गई बात सभी को समझ में, सभी को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आ गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 84 इक्वल यानी क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है। यानी अभाज्य का मतलब होता है जितने भी उसके गुणनखंड होंगे, यानी जिस संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किया जाए सभी संख्या क्या होंगी अभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी अभाज्य संख्या होंगी। तो 84 का जब अभाज्य गुणनखंड किया गया तो कितना आया 2 × 2 × 3 × 7 आया। आ गई बात समझ में। जब 112 का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो कितना है 2 × 2 × 14 × 2। और जब 70 को लिखा गया है 14 × 5 और 45 को लिखा गया 5 × 9। तो अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने ऑप्शन पहले में देखा जब 84 का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो क्या लिखा गया 2 × 2 × 3 × 7, यानी 2 भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। यानी इसमें जब 84 का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो सभी संख्या इसमें क्या लिखी अभाज्य संख्या लिखी गई। आ गई बात समझ में। लेकिन जब 112 का गुणनखंड किया गया तो यहाँ जो 14 हमारा क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है एक भाज्य संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो चुका गलत हो चुका। आ गई बात समझ में। जब 70 का गुणनखंड किया गया तो कितना लिखा गया 114 × 5, क्या 14 अभाज्य संख्या नहीं है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो चुका गलत हो चुका। जब 45 का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो कितना लिखा गया 5 × 9 लिखा, यानी 5 × 9 लिखा, क्या 9 अभाज्य संख्या नहीं है ना,
यानी ऑप्शन नंबर चौथा भी क्या हमारा गलत है। यानी तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी 16 का ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 16 का, यानी 16 का ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से क्या विभाजित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से क्या विभाजित है। किससे विभाजित है, 21 से विभाजित है। तो जी हमें 21 का विभाज्यता का नियम नहीं पता, हमें 21 का विभाज्यता का नियम नहीं पता, तो इस सवाल को हम लगा कैसे सकते हैं। तो 21 का हम करेंगे फैक्टर, तो इसको 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 है कितना होता है 21, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ सबको समझ में आया। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 है, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं क्योंकि 3 7 होता है 21। अब इससे हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 21 से पूर्णतः क्या विभाजित है। जो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए और 7 से भी पूरा पूरा कट जाए वह संख्या 21 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। वह संख्या 21 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। सभी को समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित है। तो जी हमें 21 का विभाज्यता का नियम नहीं पता। जब हमें 21 का विभाज्यता का नियम नहीं पता तो 21 का हम फैक्टर करेंगे। जब 21 का हम फैक्टर करें तो उसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। जो संख्या 3 से और 7 से पूरा पूरा कट जाएगी वह संख्या 21 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो 2 1 3, 3 3 6 और 6 6 12 और 3 से 12 पूर्णतः कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहले की होने की संभावना है। आ गई बात समझ में। यह उत्तर हो सकता है। उत्तर कब हो सकता है, तो 3 से पूर्णतः कट गया लेकिन अभी 7 से भी चेक करना है। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले इसको चेक कर लें, क्या 3 से कटेगा। 2 1 3, 3 6 कितना होता है 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12। ये भी 3 से पूर्णतः कट जाएगा। आ गई बात समझ में। क्या यह 3 से कटेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 2 1 कितना होता है 3 और 3 2 1 3, 3 और 6 कितना 9। ये 3 से 9 कट जाएगा लेकिन क्या ये 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं, उत्तर हमारा तीसरा नहीं होगा। आ गई बात समझ में। इसको चेक करते हैं। 3 2 1 कितना हो जाए 3, 3 और 6 कितना 9, 9 1 कितना हो जाए 10। या 3 के टेबल में 10 आता नहीं आता है ना। यानी ऑप्शन नंबर चौथा भी हमारा क्या हो चुका, गलत हो चुका। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, यस या नो। सभी को समझ में आ गया। यानी जो ऑप्शन हमारा है वो तीसरा और चौथा उत्तर नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब हमारा जो उत्तर होगा या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। यानी 3 से ये भी विभाजित है, 3 से ये भी कट जा रही है। तो क्या 7 से कौन संख्या डिवाइड हो रही है, तो 7 से इसको पहले काटूंगा। तो 7 से भाग करेंगे इसमें, तो 7 त्रिक कितना होता है 21। एक कट जाएगा, यहाँ 0 उतारूंगा तो यहाँ भी 0 बढ़ाऊंगा। अब यहाँ दो संख्या एक ही साथ उतारूंगा तो यहाँ एक 0 बढ़ा लूंगा। और 7 नवा कितना होता है 63, 7 नवा कितना होता है 63। यानी यह जो संख्या 21,063 है 7 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 17। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला होगा वह क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। आगे चले। यानी 21,000 जो 63 होगा यह 21 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10
दोनों से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 135। दूसरा ऑप्शन हमारा है 115। और तीसरा हमारा ऑप्शन है 145। और चौथा हमारा ऑप्शन है 140। क्या 140? तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से क्या है विभाजित है? 5 तथा 10 दोनों से विभाजित है। यानी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से क्या है विभाजित है? 5 और 10 दोनों से क्या है विभाजित है। सबको समझ में आ गया? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाजित है? तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि इकाई के स्थान पे 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि इकाई के स्थान पे 0 और 5 होता है तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। और 10 का विभाज्यता का नियम होता है कि यदि इकाई के स्थान पे 0 होगा तो संख्या 10 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो सभी बच्चों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसके इकाई के स्थान पे मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। जिसके इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। जब इकाई के स्थान पे 0 होता है तो वह संख्या 5 से भी पूर्णतः कट जाती है और 10 से भी क्या होती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है कि इकाई के स्थान पे क्या है? यहाँ 0। इकाई के स्थान पे क्या है? 0। जब इकाई के स्थान पे 0 होगा तो यह संख्या 5 से भी कट जाएगी और किससे कट जाएगी? 10 से भी कट जाएगी। आ गई बात समझ सभी बच्चे को? यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस या नो में जवाब दीजिएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आगे चले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? तो पहला ऑप्शन 121, दूसरा 131, तीसरा हमारा ऑप्शन है 141 और चौथा हमारा ऑप्शन है 151। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का क्या गुणज है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है कि 11 का गुणज क्या होता है? तो 11 का स्क्वायर सभी बच्चों को आता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 121 जो है यह क्या है? 11 का गुणज है। 121 जो क्या है? 11 का गुणज है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही और करेक्ट उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? जिस बच्चे को जो भी क्वेश्चन समझ में ना आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में क्या किया जाएगा? समझा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला यानी 121। 121 सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो पहला हमारा ऑप्शन है 143, दूसरा ऑप्शन हमारा है 111 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 89 और चौथा हमारा ऑप्शन है 31। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? 31। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से क्या विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। तो 11 का विभाज्यता का नियम होता है सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर। यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज कोई आए तो संख्या 11 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। आगे बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है?
तो 11 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज कोई प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले ऑप्शन हम पहला को चेक करूंगा, पहले को। तो क्या अगर मैं 11 से बात करूं 143 में, तो 11 का नाम कितना होता है 11, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कट जाएगा 3, 11 यहाँ कितना होता है 33, ये पूरा पूरा कट गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी 143 है, 143 जो है ये 11 से पूर्णतः क्या विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में सही बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है। निम्नलिखित में से 35 से छोटे, किससे छोटे, 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 7 से होता 35, यानी 35 को काउंट नहीं करना, यानी 35 से छोटा, यानी 35 से छोटा, तो 5 छक्का कितना होता 30, यानी 5 के जो 35 से, यानी 35 से छोटे 5 के जो गुणजों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। आ गई बात समझ में। कौन कौन से होगी देख लेते हैं। 5 करना 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 5 25, 5 छक्का 30, यानी 35 से छोटे जो 5 के गुणजों की संख्या होगी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ सही बच्चे को। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यही मच्छर है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 45 के गुणनखंड है। 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड है। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, इसके अलावा 15 भी होगा और इसके अलावा 45 होगा। यानी जो 45 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 3 5, 1 3 5 9 और 15 और 45, 15 और 45। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। यानी 45 के जो गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, 1 3 5 9 15 और 45। लेकिन ऑप्शन में हमारे ये 45 नहीं दिया गया है, लेकिन नहीं दिया गया तो कहाँ तक काउंट करेंगे, 15 तक का। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से 60 का गुणनखंड नहीं है। 60 का गुणनखंड नहीं है, 60 का गुणनखंड नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन है 1, दूसरा हमारा ऑप्शन है 30, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वह 15 और चौथा हमारा ऑप्शन है 13। चौथा हमारा ऑप्शन है 13। तो निम्नलिखित में से कौन सा 60 का गुणनखंड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा 60 का गुणनखंड नहीं है। तो 1 तो 60 का गुणनखंड है, 30 भी 60 का गुणनखंड है, 15 भी 60 का गुणनखंड है, लेकिन 13 के टेबल में 60 नहीं आता। यानी जो 13 होगा ये 60 का गुणनखंड नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा जो होगा सही उत्तर होगा। यानी जो 60 का गुणनखंड नहीं हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। यानी 13 जो होगा ये 60 का गुणनखंड नहीं होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एक अन्नम होता है, 2 2 एक अन्नम 2, एक बचेगा, हो जाएगा 10, 2 5 से कितना हो जाएगा 10। क्या 3 से कटेगा? 3 5 6 6 एक साथ नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 3 कितना होता है 15 और 23 एक अन्नम कितना हो जाएगा 23। यानी जो 223 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 5 गुणा 23 होगा। यानी कुल कितने गुणनखंड संभव? तो कितने संभव? 3। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी 24 का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस बच्चे को अगर समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो वह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट कर देंगे। उस क्वेश्चन का अगले वीडियो में आपको सलूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को? और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाएं। जय हिंद।